नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे भागवत का संदेश और सियासत में कलेश। दरअसल भागवत के संदेश के भी हम मतलब समझेंगे और सियासत में कलेश की वजह भी जानेंगे। कारण है जनसंख्या दर। दरअसल हिंदुओं की जनसंख्या दर घट रही है और इसको लेकर संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जिस समाज की जनसंख्या दर 2.1 से नीचे चली जाती है वह समाज दुनिया में नष्ट हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि 3 से कम बच्चे पैदा नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर इसको देखा जाए जनसंख्या विस्फोट के हिसाब से तो ये एक तरह का बहुत ही कह सकते हैं कि दुष्कर तो नहीं लेकिन आपत्तिजनक बात है कि 3 बच्चे क्यों। दुनिया जनसंख्या में दबी जा रही है और 850 करोड़ के से ऊपर की आबादी दुनिया की हो गई है। ऐसे में आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि मोहन भागवत को यह कहना पड़ा कि हिंदू 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। आज हम इसी पर विशेष बात करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले सुन लेते हैं कि मोहन भागवत ने शब्दशः क्या कहा था और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे. चिंतेचा विषय आहे. याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो. पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही. कोणी त्याला मारेल असं नाही. तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले. 2.1च्या खाली येताना आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहिती आहे मला. पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी. 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही. टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे. ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे. आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना. निर्णय प्रकार असतात व्यक्तींच्या कुटुंबात. 4 भाऊ असले, 3 भाऊ असले, 2 भाऊ असले, एक दूसरा. हम मोहन भगवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, औलाद पैदा करो वो स्कीम निकालेंगे क्या? टीएफआर रेट हर कम्युनिटी का गिरा है. सबसे ज्यादा टीएफआर रेट गिरा है रिलीजन वाइज मुसलमानों का, मगर अभी भी हिंदू समुदाय का टीएफआर रेट वो मुसलमानों में फर्क है. अब मगर ये जो स्टेटमेंट आज बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं अगर वो सच है और आप सच ही बोलेंगे कि बच्चे पैदा करो, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर. दरअसल असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो एक मशहूर बैरिस्टर भी हैं, तो किसी भी मुद्दे पर वकालत हो सकती है। हम हत्या के मुकदमे की पैरवी करेंगे तो हत्यारे के पक्ष में तर्क देंगे और अगर उसके खिलाफ है तो जो मर गया उसके खिलाफ तर्क देंगे। आपको बता दें कि जिस आबादी की वजह से ये दिक्कत हो रही है, संघ का कहना यह है कि अगर हिंदू आबादी कम होती है तो डेमोग्राफी चेंज होती है और वहाँ लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। उदाहरण स्वरूप उन्होंने कई देश और कई राज्यों का जिक्र किया। हम सिर्फ इतनी सी बात रही कि 2001 की तो आंकड़े तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सिर्फ चर्चा के उस विषय को छूना चाहते हैं जिससे देश में ये बदलाव हो रहा है। 2001 में से लेकर 2011 की हम तुलना करें तो भारत की आबादी 17.7% बढ़ी। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा यानी 25% बढ़ी। हिंदुओं की आबादी 17% से कम थी। ईसाई 15.5% बढ़े, सिख 8.4% बढ़े, बौद्ध 6.1% बढ़े और जैन समुदाय 5.4% बढ़ा। तो ये मोटा मोटा आंकड़ा जो बताता है कि आबादी बढ़ने और घटने के क्या माने हैं। बीजेपी और संघ का तर्क ये है कि अगर बंगाल में हिंदू कम होते हैं तो वहाँ फिर दिक्कत पैदा होती है। अगर उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले ऐसे जहाँ हिंदुओं की संख्या कम है वहाँ फिर लोग कानून को कम मानते हैं और अपनी मनमानी ज़्यादा करते हैं। तो डेमोग्राफी का मामला है और इसको लेकर बहुत सारे तर्क लोग करेंगे, लेकिन हमारा मानना सिर्फ ये कि अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं लाता है तो फिर इस तरह की बात नहीं लाया जाता है तो फिर इस तरह की बात होगी जैसे
मोहन भागवत ने कहा कि आबादी बढ़ाइए। एक जैन संत ने भी कहा था कि जैन ही अपनी आबादी बढ़ाएं। ईसाई, यहूदी और सिखों की आबादी भी बढ़ने की बात होगी, और इसके आधार पर, चूंकि लोकतंत्र का मामला है, जिसकी जितनी जनसंख्या होगी वो सरकार पर, सत्ता पर उतना कब्जा करेगा। मैं कब्जे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप जनसंख्या बढ़ाते हैं इस लिहाज से कि हमको सरकार में आना है, तो फिर वो कब्जे करने की बात है। और जनसंख्या अगर सामान्य तौर पर बढ़ती है तो फिर जिसकी जनसंख्या बढ़े उसका मतलब नहीं है जो अच्छी पार्टी वो जीतेगी, अच्छा नेता जीतेगा। लेकिन जब जनसंख्या जातिगत भाव से बढ़ती है तो फिर लोग अच्छी बुरी पार्टी नहीं देखते, वो सिर्फ जाति देखते हैं। और उस हिसाब से भी जनसंख्या का एक तरह से बेहिसाब बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री योगीराज योगेश जी, दिल्ली एनसीआर से जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी मैं उनको कहूँगा, उसके बाद वो एक तरह से समाज सुधारक भी हैं, मानवता के मुद्दे पर भी काम करते हैं। हमारे नागेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं जियो पॉलिटिक्स और सोशली एक तरह से एक्टिविस्ट रमेश सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, सुन रहा हूँ। दरअसल चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहते हैं कि मोहन भागवत ने संदेश दिया है कि हिंदुओं के जो परिवार में बच्चों की संख्या वो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, और उसमें उन्होंने तर्क दिया है कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, जनसंख्या दर घटकर 2.1 पर आ गई है। और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जिस समाज की जनसंख्या आबादी 2.1 से कम होती है वो समाज नष्ट हो जाता है। ये तो एक तर्क हुआ, लेकिन अगर दूसरी तरफ कोई समाज योजना के तहत जनसंख्या बढ़ाएगा तो फिर दूसरे समाज के लोग इस पर विचार करेंगे। भारत की आबादी वैसे बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या विस्फोट की हम लोग निबंध और किताबें पढ़ते आए, लेकिन इस समय जनसंख्या बढ़ाने और घटाने के मायने क्या है, आपसे जानना चाहेंगे चर्चा की शुरुआत में। रमेश जी। राघवेंद्र जी, एक स्थापित सिद्धांत है आज के वर्तमान के परिवेश में कि जहां मुसलमानों की आबादी 20-25% से ऊपर होने लगती है तो वो अपनी मनमानी चलाने लगते हैं। 50% होने पर वो शरिया की मांग करने लगते हैं। जिहाद उनका धर्म युद्ध है। हर मुसलमान का परम पवित्र कर्तव्य है जिहाद करना और गाजबाए हिंद करना, और अपनी सत्ता को स्थापित करके और अल्पसंख्यकों को या तो मार के भगाना, उनको या तो उनको मार के धर्मांतरित करना, और अगर वो नहीं धर्मांतरित होते तो उनको काट देना। इसके हम उदाहरण 3 देख चुके हैं, एक पाकिस्तान में, एक कश्मीर में और एक बांग्लादेश में तो अभी चल ही रहा है, जिसकी गूंज पूरे देश में चल रही है। तो ये जो हमारा मोहन भागवत जी ने जो जनसंख्या बढ़ाने का आह्वान किया है वो मुसलमानों की ये कहने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन आज के संदर्भ में ये बिल्कुल हकीकत है। इसे आप कब तक छुपाएंगे? आप देखिए केरल में क्या हालत है, वहां पे 30-35% मुसलमान हैं तो वो अपनी बदमानी चलाते हैं। आज वक्फ बोर्ड जो कानून 2013 में कांग्रेस ने एक असंवैधानिक कानून था, संविधान की मूल भावना के विरुद्ध कानून था, उसको सरकार सिर्फ बदलने की कोशिश कर रही, खत्म नहीं कर रही। वो सड़कों पर निकलने की धमकी दे रहे हैं और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये जो सीए के टाइम पे जो आंदोलन था उससे भी घातक। उनके वीडियो देखिए आप, तो वो तो खुलेआम मरने मारने की बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मोहन भागवत ने ये बात कही थी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो जिहाद है राघवेंद्र जी, एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि जिहाद एक युद्ध है और ये कानून और संविधान की सीमाओं से परे है। अगर इससे हमें बचना है तो इसका एक ही जवाब है, धर्म युद्ध। यह ना तो कानून को मानता है ना संविधान को मानता है। अगर ऐसा होता तो ना तो गोधरा में 59 हिंदू जिंदा जलते और ना 5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ते। संविधान और कानून क्यों नहीं बचा पाया इनको? मेरा सवाल ये मैं कई बार ये सवाल पूछा हूं कि अगर संविधान की दुहाई देते हैं, कानून की दुहाई देते हैं, तो फिर संविधान और कानून उस वक्त कहाँ चले गए थे जब 5 लाख कश्मीरी पंडित निकाले गए थे, 59 हिंदुओं को जला दिया था? इसका एक ही जवाब है, और ये गुजरात के हिंदुओं ने ये इसको स्थापित किया था 2002 में। जो जिहाद का जब धर्मयुद्ध के द्वारा जवाब दिया था तो वहां मुसलमान दंगा करना भूल गए। और अब दूसरा इसका एक पहलू है कि भारत में सिर्फ मुसलमान जिहाद नहीं कर रहे, भारत में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग, राजनीतिक दलों का एक बहुत बड़ा वर्ग हाइब्रिड जिहादी हो गया।
वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए जिहाद को प्रमोट करता है। इसके दो उदाहरण है। एक वक्फ बोर्ड में जो प्रावधान 2013 में कांग्रेस ने किए थे वो कितने खतरनाक थे, आज पता चल रहा, पहले तो पता नहीं था। और दूसरा सांप्रदायिक हिंसा का जो विधेयक ला रही थी कांग्रेस, जिसमें सांप्रदायिक दंगा जो कि मुसलमान करते हैं, कभी हिंदू कभी दंगा नहीं करता, उसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस ने हिंदुओं पर डाली थी। वो तो बहुत ज्यादा दबाव और क्रोध के कारण वो आ नहीं पाया। अब इसका तीसरा पहलू है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी जैसे राजनीतिक दल शुद्ध जिहादी है। और मैं यहाँ एक बहुत कड़वी सच्चाई का बयान करना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जो लीनेज है, वंशावली है राहुल गांधी की, इसकी ये जिहादी होने का कारण क्या है? तो इसका एकमात्र कारण है कि जो राहुल गांधी का परिवार है, इंदिरा गांधी का परिवार है, इसकी जो लीनेज है वो मुगल काल से मिलती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि के नटवर सिंह जो कि विदेश मंत्री, विदेश विभाग में रहे हैं, जब वो अफगानिस्तान के राजदूत थे तो वहां की उनने एक किताब लिखी है, वन लाइफ इज नॉट इनफ। उसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है कि इंदिरा गांधी अफगानिस्तान गई थी, उसमें राजीव गांधी, संजय गांधी और सोनिया गांधी भी थे। वो घूमते घामते बाबर की कब्र में, उसका अंग्रेजी में लिखा है, उसका हिंदी ज्यों का त्यों कोट कर रहा हूँ मैं, एक शब्द भी अपनी तरफ से नहीं बुला रहा हूँ। बाबर की कब्र पर पहुंचकर श्रीमती गांधी काफी देर तक सिर झुकाए खड़ी रही। उनने कहा कि वह इतिहास की यादें ताजा कर रही है। नटवर सिंह ने उनसे कहा कि भारत की महारानी के साथ बाबर को श्रद्धांजलि देना उनके लिए भी एक बड़ा सम्मान था। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य जिससे यहाँ से दफा जाता कि मोतीलाल नेहरू के जो पिताजी थे वो उनको गंगाधर कहा जाता है। वो ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के कोतवाल थे। दिल्ली पुलिस की बेसाख में अंग्रेजों और मुगल कालीन पुलिस अधिकारी। रमेश जी, बीच में आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ, आपकी आवाज़ में थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है। मैं दूसरे चक्र की बातचीत में आप जरूर अपनी इस बात को पूरा करें, लेकिन नागेंद्र जी की तरफ मांगो। नागेंद्र जी, बहुत सारे आंकड़े अपने अपने हिसाब से बताए जाते हैं, लेकिन जो सच में दिख रहा है, जो रिसर्च आ रही है, जो जनगणना बताती है कि किसी भी समुदाय की अगर आबादी बढ़ती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो योजना के तहत बढ़ती है तो फिर उसमें साजिश की बू आती है। अगर धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया था तो फिर देश में सारे धर्मों को रहने की तो आज़ादी है, लेकिन कुछ धर्मों को आप विशेष अधिकार दें, इस पर अब सियासत चल पड़ी है। मैं सिर्फ इस बात पर आऊँगा कि भारत के मुसलमान दुनिया के मुसलमानों जैसे नहीं हैं। भारत के मुसलमानों को मैं इसलिए अलग मानता हूँ क्योंकि ये धर्मांतरण करके बनाए गए हैं। इनके भीतर मुसलमानियत की वो चीज़ नहीं है, वो तमाम जो बुराइयां हमें नज़र आती हैं भारत के मुसलमानों में कम है। इसलिए सबको हम एक तराजू पर नहीं तोल सकते, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस ढंग से आबादी घट बढ़ रही है वो एक तरह से चिंता पैदा करती है कि इस मामले में सामंजस्य बिठाई जाए और कोई ना कोई इसका सामाजिक और राजनीतिक हल ढूंढा जाए, क्योंकि बढ़ती आबादी देश और दुनिया दोनों के लिए खराब है। लेकिन अगर इसमें सियासत होगी तो हर समाज अपने वजूद को बचाने के लिए इसको बढ़ाने की बात करेगा। इसकी कोई इलाज अगर ढूंढा जाए तो वो सिर्फ ये है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया जाए ताकि सब लोग जनसंख्या नियंत्रण के दायरे में बन जाए, कोई भी इसमें मनमानी ना कर सके। और इसमें अंतिम लाइन जोड़ूंगा कि अगर जनसंख्या बिल आता है तो 2 से अधिक आबादी बच्चों के परिवार को सरकार वो सारी सुविधाएं बंद कर दे जो वो देती है, मुफ्त का अनाज, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, या सरकारी नौकरी, या इलेक्शन लड़ने का अधिकार। अगर ये चीज़ें मेरे ख्याल से बंद कर दी जाती है तो फिर इसका मामला, ये विवाद रुक सकता है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, मैं अपनी बात की शुरुआत वाल्टेयर के कथन से करना चाहूंगा कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हूं, लेकिन फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकार की रक्षा करनी, ये आज के संदर्भ में कहना इसलिए जरूरी है कि पिछले 7-8 सालों में इस तरह की धारणा बन चुकी है कि कोई भी एक विचार आता है और दूसरे पक्ष को वो ठीक नहीं लगता। तो देखिए, तर्क वितर्क तो हो सकता है, लेकिन जो कुतर्क चल पड़ा है आजकल पिछले 7-8 सालों में कि हर एक विचार के पीछे कुतर्क है, वो गलत है। और मेरी निजी धारणा ये है कि भागवत जी ने जो कहा है वो बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहा है, उसके पीछे बहुत सारगर्भित अर्थ छुपे हुए हैं उसके, क्योंकि राष्ट्रीय परिवार सर्वे डाटा है 2021 का, वो कहता है कि हमारी कुल प्रजनन दर हिंदुओं की
सिख भी है उसमें, ईसाई भी है उसमें, जैन भी है, कि वो 2.1 हो गई है 2.2 से घटकर। ये तो कह रहा है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे। लीसेंट, क्योंकि हम बाहर को, लेसेंट है जो बाहर के लोगों की हम ज्यादा बात मानता है, हमारे यहाँ का एक वर्ग लेसेंट तो कहता है कि अभी हमारे यहाँ का जो डेटा है कुल प्रजनन दर है वो 1.9 है। और भागवत जी ने कहा है कि जिस भी समाज का कुल प्रजनन दर है वो 2.2 से नीचे चली जाती है तो वो समाज को बाहर से आके कोई खत्म नहीं करेगा, वो समाज खुद ही खत्म हो जाएगा। और क्योंकि लेसेंट ये कह रहा है कि 2050 में हमारी जो कुल प्रजनन दर है वो 1.30 के करीब रह जाएगी और 2100 में, सन 2100 में वो 1 के करीब रह जाएगी। तो 2 के नीचे आने के बाद प्रजनन दर का मतलब है कि उस समाज के प्रति संकट पैदा हो जाना जी। तो भागवत जी ने ये कहाँ गलत कह दिया, नंबर एक बात। दूसरी बात मैं छोटा सा आपको बताऊंगा कि देखिए हमारे जनसंख्या नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें उसके साथ साथ एक बात पे और ध्यान देना होगा। वो बात ये है, साक्षर होना जरूरी है, लेकिन हर हाथ को काम पे हमें ध्यान देना चाहिए, बजाय हर हाथ में कलम। कलम इतनी तो देनी चाहिए कि वो पढ़े और वो शिक्षित हो, लेकिन हाँ मध्यम वर्ग में और उच्च मध्यम वर्ग में जो एक होड़ चल पड़ी है कि हमारे एक ही बच्चा हो, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। ये जो हमने रोग पाल लिया है, और वो भी बच्चे की क्षमता से नहीं, कॉन्वेंट स्कूल से, अच्छे किसी कॉलेज से और अच्छे इंस्टीट्यूट में उसको डाल के बच्चे को का इंटरेस्ट कहीं भी हम उसे वो बनाना चाहते हैं। तो ऐसी दौड़ना के चलते कुछ समय बाद तो ये हो जाएगा कि हमारे पास बहन 3 या 4 पीढ़ी के बाद में अगर 1 या 2 बच्चे होते रहे तो बहन, भाई, चाचा, ताऊ, मामा जैसे रिश्तों का संकट पैदा हो जाएगा। हमारे भारतीयों की पहचान हमारी अपनी परंपराओं से, संस्कृति से और आपसी साझा संस्कृतियों से है। लेकिन जब साझा समाज नहीं बचेगा, परिवार नहीं बनेगा, संस्कृति नहीं बचेगी, तो एक बड़ा अलग तरह का संकट पैदा हो जाना है हमारे लिए करने के लिए। या तो जनसंख्या नियंत्रण कानून ऐसा हो कि वो सब पे ही लागू हो, या सरकार को चाइना की तरह ध्यान देना चाहिए जहां उन्होंने हर आदमी को स्किल किया है। आज उनकी जनसंख्या उनके लिए अभिशाप नहीं, उनके लिए वरदान है। बिल्कुल। आप जापान का उदाहरण देखिए, जापान ने जहां 50-60 साल पहले जनसंख्या नियंत्रण पे काम किया, आज 1000 व्यक्तियों पे जापान में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं। और वहां की स्पेशल, मैं आपको एक बात बताऊं, नागोरो जनजाति है बहुत पुरानी, जिसकी में नागोरो जनजाति, नागोरो गांव में सिर्फ 24 व्यक्ति बचे हैं। डाटा ये कहता है 24 व्यक्ति है, वहाँ एक भी बच्चा नहीं है, वो वयस्क बच्चे हैं। नागेंद्र जी, 12-15 साल 20 साल पहले कोई स्कूल गया होगा जी। अब तो ये स्थिति है कि वहाँ जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक तरह से प्रमोशन किया जा रहा है। और रूस की स्थिति तो यह है योगराज जी कि वहाँ जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको बीच में, ऑफिस टाइम के बीच में छुट्टी दी जाती है कि आप घर जाइए और जनसंख्या बढ़ाने का काम करिए। तो ये मजाक में लग सकता है, लेकिन ये रूस जैसे देश में हो रहा है, जापान में हो रहा है, चाइना में भी इस बात की चीज़ जो है वो आ रही। लेकिन ये तो वो वहाँ के सामाजिक सरोकार और आर्थिक स्थिति से जुड़ा मामला। भारत की स्थिति थोड़ी सी अलग है। यहाँ तो सियासत भी जनसंख्या से जुड़ी हुई है, जिसके जितनी आबादी उतनी उतनी उसकी हिस्सेदारी है, ये नारा चल पड़ा है। तो अब जो भारत के बीच में है हिंदू मुसलमान की बात, तो मुसलमानों का कहना ये है कि हम अगले 10 साल में, कुछ पीएफआई जैसा संगठन था जो 2047 तक ये संख्या बढ़ाकर भारत पर कब्जा करने की बात कर रहा था। मैं सिर्फ आंकड़ों पर आऊँगा, वो ये कि आज़ादी के बाद हिंदू की जनसंख्या 3 गुना बढ़ी है और मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या का जो दर है वो 7 गुना है। भारत में हिंदुओं से ज़्यादा है। तो ये जो हिंदुओं की बात करते हैं उनके लिए चिंता का विषय है, जो देश की बात करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश में भी जनसंख्या बढ़ेगी तो दिक्कत तो पैदा होगी। लेकिन जो बात नागेंद्र जी कह रहे हैं कि जनसंख्या अगर एक समय के बाद घट जाएगी तो वो भी दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ सबको मिलजुल कर सरकार ऐसी नीति बनाए कि इसमें कोई ऐसा रास्ता निकले जिसमें देश भी बचा रहे और जनसंख्या भी बढ़ती रहे। आपकी राय? देखिए राघवन जी, भारत की स्थिति पूरी दुनिया में सबसे अलग स्थिति है, इसलिए भारत को इस मामले में बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र है, जहाँ जहाँ भी वोट के जरिए सरकार चुनी जाती है, वहाँ ये खतरे उत्पन्न होंगे। क्योंकि एक समाज वोट के लिए जनसंख्या की दर बढ़ाता चला जा रहा है। जनसंख्या कम हो, इसके प्रयास सबके लिए समान हो तो ठीक है। यहाँ एक के लिए कोई रोक ही नहीं और दूसरों के लिए रोक। तो ये जो भागवत जी बात कर रहे हैं, अच्छा एक बात इसमें एक और महत्वपूर्ण है, भागवत जी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहे। भागवत जी ने कोट किया है कि जनसंख्या के मामले में जो विज्ञान है वो ये कहता है कि 2.1 से यदि कम होती है तो वो
वो जाति, वो समुदाय, वो खत्म, वो देश खत्म हो जाता है। अभी चीन, जापान, कोरिया की बात चल रही। चीन, जापान, कोरिया में तो 1 से भी कम है, लेकिन वो इसलिए सर्वाइवल है कि वहाँ हिंदू मुसलमान जैसी कोई संस्था नहीं है। वहाँ चीन ने जो यहाँ मुसलमान जो इतनी फ्रीडमली जो अपने हक की बात करते हैं, सड़क जाम कर देते हैं, शुक्रवार को अपनी मस्जिदों से निकले और खड़े हो गए कहीं भी जाके, वहाँ चीन में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए वो 1% से कम पे भी सर्वाइव कर रहे हैं और उनके हाथों में स्किल्ड है। यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ भी जैसा आपने आंकड़े बताया कि एक तो 7 गुना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है एक समाज की, दूसरे के 3 गुना है। ये जो असंतुलन है इसको दूर करने की आवश्यकता है। जनसंख्या, युगराज जी, ये असंतुलन भी नहीं, ये योजना के तहत है जी, अगर इसमें योजना है तो दिक्कत वाली बात है, अगर ये सहज हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये किया जा रहा है। जी हाँ, तो ये जो किया जा रहा है और उसको कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसको, जिसका जिक्र अभी रमेश जी कर रहे थे कि कुछ जो पार्टी हैं वो इन चीज़ों को इनके आगे आके खड़े होते हैं, इन लोगों के पक्ष में आके खड़े होते हैं। अब आप ओबीसी जी, अभी इस ओबीसी जी की मैं बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि क्या 1500 रुपये देंगे उनको जो 3 बच्चे पैदा करने वालों को, क्या सरकार से देगी? आपने 40-40, 4-4 पैदा कर दिया, आपने दिए क्या किसी को? तो इस तरीके की बातें सरकार से करना, और ये तब करना जब उन्होंने 2.1 प्रजनन दर की बात की तो आप कहने लग गए, कांग्रेस की तरफ से बातें आने लग गई कि आप सबको रोजगार दो, हर हाथ में काम दो। जी, तो जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आएगी तब आपकी बात में आपके दिमाग में ये बात आएगी कि इनको काम मिलना चाहिए, और आप जो पैदा करते चले जा रहे हैं तब ये दिमाग में कभी आती इन मुस्लिम धर्मावलंबियों के, इनके स्कॉलर्स को, कि इनको रोजगार कहाँ से मिलेगा, इनको काम कौन देगा? ये डिमांड करते हैं क्या सरकार से कि आप काम दो और हम पैदा कर रहे हैं? तो ये जो एक विचारधारा में जो अंतर आया है, ये बहुत खतरनाक है देश के लिए, और इस पर लगाम लगना चाहिए। जिसका ये जो आपने सजेशन दिया है कि 2 से ज़्यादा बच्चे हों तो सरकार की किसी भी योजना का उसको पात्र नहीं, लाभ नहीं मिलेगा, उसको इलेक्शन लड़ने से रोका जाएगा, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तब जाकर कुछ ये चीज़ें संभल सकती है। लेकिन कुछ तो इस पर भी आमाद हो जाएंगे कि हमको कोई दिक्कत नहीं, हम तो बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन जो आपने चीन की बात की है, दूसरे मुल्कों की हम बात करें, वहाँ फिर किसी किस्म की आज़ादी नहीं होती है। अमेरिका में आप सड़क पर कुछ ना आरती कर सकते, ना नमाज पढ़ सकते, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना चीन में। तो एक सख्त कानून की ज़रूरत है और उस पर अमल लाने की ज़रूरत है। रमेश जी, समय की कमी है, आपकी बहुत छोटी सी राय इस पूरे मामले में कि अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल आता है तो वो जल्दी से लाने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर बाद में स्थितियाँ बिगड़ेंगी। बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी 2-4 वाक्यों में। राघव जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अविलंब जरूरत है, और सरकार को इसको ले आना चाहिए। और अगर वो नहीं लाते हैं तो इस देश में अराजकता बढ़ेगी। मैं आपको एक बात भविष्यवाणी कर दूं कि ये देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा, क्योंकि जिस तरह से हिंदू पहले दंगे एक तरफा होते थे, आपने देखा होगा, मैंने अभी एक बयान देखा था कि अखिलेश यादव के टाइम पे 200-250 दंगे एक साल में हुए थे। ये विधानसभा के पटल पे अखिलेश यादव ने कहा था। अब दंगे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हिंदू जागृत हो गया है और हिंदू उसका जवाब देने लगा है। जब हिंदू का जवाब देगा तो मुसलमान चुप नहीं रहेगा और गृह युद्ध होकर रहेगा। मैं रोकूंगा बीच में। दरअसल दंगे तो सरकारों के एक पक्षी व्यवहार की वजह से होते थे। जब सरकार सख्त हो जाती है तो दंगे बंद हो जाते हैं। गृह युद्ध जैसी स्थिति भारत में बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ के लोग समझदार हैं, यहाँ के हिंदू भी समझदार है, मुसलमान भी समझदार है, क्योंकि मुसलमान नहीं चाहेंगे कि हम गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करके सीरिया, बैरूत और हिजबुल्ला टाइप कुछ हो जाए। क्योंकि भारत का मुसलमान ये मानता है कि अगर कोई देश दुनिया में सबसे अच्छा रहने लायक है तो वो भारत है, इसलिए वो यहाँ नहीं बिगाड़ेंगे। क्योंकि कोई भी गुंडा बदमाश अपने मोहल्ले में बदमाशी नहीं करता। तो भारत के हिंदू मुसलमान बातें कुछ भी कर लें, ऐसे कुछ झगड़ने वाले नहीं हैं। ये मैंने कहा ना कि भारत का मुसलमान दुनिया के मुसलमानों से अलग है, वो चीज़ों को समझता भी है और वो सबके साथ रहना भी जानता है, बशर्ते कि सरकार वैसा रुख अख्तियार कर ले। समय की कमी है, मैं नागेंद्र जी आपके पास आऊँगा, इसमें छोटी सी टिप्पणी आपकी। देखिए, एक तो जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए बेशक से राजेंद्र जी, और अगर 2050 में हम अपने को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में देखना चाहते हैं जी, तो ये जरूर तय होना चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए कि हिंदू से और मुस्लिम, हिंदू के अलावा और जो सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि कम से कम वो 2 बच्चे उनके, ठीक, हर दंपत्ति के 2 बच्चे तो हों, तब ये संतुलन पूरा बनता है। वरना 2 से नीचे आते ही इधर वो असंतुलन वाली बात आ जाती है और समाज के लिए खतरा पैदा होता है। जी योगीराज जी, आपकी राय। कानून ऐसा बने कि वो सब पे समान लागू हो। यहाँ एक स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं एक समाज को, आप
उनके लिए वक्फ कानून है, उनके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनके लिए वर्शिप एक्ट है। ये एक तरफा कानून क्यों? जब देश में धर्मनिरपेक्षता की आप बात करते हैं, सब लोग यहाँ समान हैं, तो ये समान कहाँ है? ठीक बात है। तो ये असमानता दूर होनी चाहिए। बिल्कुल, तो असमानता दूर होनी चाहिए, समानता लानी चाहिए। जनसंख्या के मामले में जनसंख्या कानून बनाने की जरूरत है और उस पर सख्ती से पालन कराने की भी जरूरत है। भारत सौहार्द का देश है, समन्वय का देश है, यहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये एक तरह से पूरा बगीचा है, हर बिरादरी का, हर धर्म का, हर जाति का। इसलिए यहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति दिखती जरूर है, मगर ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि भारतीयों की मानसिकता अलग तरह की है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रमेश जी आपका साधुवाद, नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद और योगराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INDU 24।